नमस्ते, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आईबीटीवी पर। मैं हूं प्रिया जोशी, मेरे साथ जुड़े हैं जेपी सेठी सर एंड वी हैव मिस्टर अंकित कपूर फ्रॉम कमोडिटी समाचार। तो नमस्ते आप दोनों को एंड वेलकम टू आईबीटीवी। नमस्ते नमस्कार प्रिया जी, नमस्ते। मैडम। नमस्कार सर। तो बाजार देखते हैं रोज की तरह। आज बाजार इस वक्त ऊपर नजर आ रहा है, मिड डे है। सेंसेक्स इज एट 85,302, 70 पॉइंट्स अप। और निफ्टी 26,080 पर है, 12 पॉइंट ऊपर है। और एक्टिव स्टॉक्स एट दिस आवर: इन्फोसिस, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल एंड टीसीएस। टॉप फाइव गेनर्स: टेक महिंद्रा, एचएम मोटर्स, विप्रो, बजाज ऑटो एंड इन्फोसिस। टॉप लूजर्स: भारत इलेक्ट, जेएसडब्ल्यू स्टील, कोल इंडिया, एम एंड मैक्स हेल्थ केयर। सेक्टर्स की बात करें तो आईटी और बैंक के अलावा सारे इंडाइसेस जो है वो रेड में नजर आ रहे हैं। बीएसई मिड कैप इंडेक्स फ्लैट है और स्मॉल कैप जो है इज डाउन बाय 0.6%। 6%। तो अंकित जी, क्या कहेंगे आप मार्केट के बारे में? हाउ डू यू सी द मार्केट टुडे? व्हाट इज योर एनालिसिस? मार्केट काफी फ्लैट है और हम लोग देख रहे हैं कि जो हम्म। ऑल टाइम हाई है 26,300 का, उसको क्रॉस करने में थोड़ा सा परेशानी हो रही है। अगर मैं बात जी। करूँ, लास्ट वीक में वेंसडे थर्सडे में आने की कोशिश करी थी वेंसडे को, लेकिन वो उतना फुलफिल नहीं कर पाया और थोड़ा सा आज पैनिक में दिख रहा है। हम्म। 26,000 के हम्म। आसपास चल रहा है। बहुत बड़ी गिरावट या बहुत बड़ी तेजी की अभी बात नहीं करूंगा, लेकिन सबसे पहले बात करूंगा यूएसडी की। रुपए के जी। अंदर एक बड़ी कमजोरी फ्राइडे को देखने को मिली है। बहुत हम्म। सारे एनालिस्ट मार्केट में एक चीज लेके बैठे हुए हैं कि ये जो गिरावट आई है रुपए के अंदर, ये सबसे पहले हम्म। जो टैरिफ डील लेट हुई है उसकी वजह से है। लेकिन मेरा मानना है हम्म। टैरिफ लेट नहीं हुई है, इंडिया के ऊपर प्रेशर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। रीजन क्या है? हम्म। गोल्ड। गोल्ड $2,000 में भी हम उसी स्पीड में खरीद रहे थे जहां पे हम $4,000 पे उस स्पीड में खरीद रहे हैं। तो गोल्ड के हम्म। अंदर जितनी स्पीड में हम लोग खरीद रहे हैं, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को कहीं ना कहीं कमजोर कर रहा है, जिसकी वजह से लगातार हम देख रहे हैं कि इंपोर्ट हम्म। गोल्ड का जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा हमारी करेंसी वीक होगी। हम्म। स्पेशली गोल्ड और क्रूड ऑयल, ये दो ऐसी कमोडिटीज हैं जिसको हम हम्म। जितना ज्यादा इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि सबसे वैल्यूएबल, महंगी और सबसे ज्यादा यूज होने वाली कमोडिटीज इस समय अगर कोई है तो गोल्ड एंड क्रूड ऑयल, दोनों के दोनों हम इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम्म। जो आईएनआर है हम्म। वो वीक लगातार होता जा रहा है। इसकी हम्म। वजह से इंपैक्ट स्टॉक मार्केट में कितना पड़ेगा वो समय आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन हम्म। अभी मुझे लगता है कि 26,300 का एक लेवल है, वो जब तक एक वॉल्यूम के साथ में ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक हम लोग हम्म। फर्दर अपसाइड की बात नहीं करेंगे। एक अभी हम्म। स्लगिशनेस है। एफआईएस की तरफ से लगातार बिकवाली है, लेकिन डीआईएस हम्म। ने पूरा मार्केट को सपोर्ट कर रखा है। और सिर्फ यहीं का हम्म। मार्केट नहीं, अगर मैं यूएस का मार्केट बोलूं तो वो भी कहीं ना कहीं सपोर्टिव ही है। इतनी नेगेटिव हम्म। न्यूज आती है उसके बाद में भी स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश नहीं हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा हम्म। रीजन ये है कि इंडिया में डीआईएस सपोर्ट कर रहे हैं, और यूएस मार्केट के अंदर इक्विटी मार्केट को सपोर्ट करने का इनका सबसे बड़ा मेन रीजन यही है कि इक्विटी मार्केट को अगर सपोर्ट करेंगे तो टैक्स कलेक्शन ज्यादा होगा। प्रॉफिट्स वहां पे ज्यादा होंगे तो टैक्स कलेक्शन होगा, और टैक्स अगर कलेक्शन होगा तो वहां पे जो डेट है, जो $38 ट्रिलियन का हो गया है, उसको कम करने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होने वाला है, क्योंकि प्रेशर हम्म। लगातार ग्लोबल इकोनॉमी में है। कुछ टाइम तक ये प्रेशर और सस्टेन कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है हम्म। कि बहुत ज्यादा दूर नहीं है वो क्रैश जहां पे हम देखेंगे। तो हम्म। बहुत ज्यादा दूर की बात करूं तो मुझे लगता है बाय द एंड ऑफ 2030 ये चीजें हम्म। सामने निकल के आएंगी, जहां पे एक बड़ा क्रैश हमको देखेंगे मिलेगा इक्विटी मार्केट में। और वहीं अगर मैं गोल्ड सिल्वर की बात करूं तो इसके अंदर अभी तो स्ट्रेंथ है, लेकिन जब पैनिक आएगा तो गोल्ड सिल्वर हम्म। के साथ साथ स्टॉक मार्केट भी जाएंगे। जी। गोल्ड को इतना क्यों प्रिफर किया जा रहा है, खास करके इंडिया में? इज इट इमोशन, इज इट इकोनॉमी, इकोनॉमिक है, क्या है कि गोल्ड को इतना प्रिफर करते हैं? व्हाई इज इट ऑलवेज कंसिडर सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, खास करके ग्लोबल अनसर्टनिटी में? और देखिए, सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट तो ये पहले से रहा है, लेकिन हम्म। इंडियन मार्केट में इसको एज अ इमोशनल देखा जाता है, ये इमोशन ज्यादा है। अभी देखें तो इन्वेस्टमेंट में अब लोगों ने ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया, लेकिन अभी भी उनका कॉन्फिडेंस इन्वेस्टमेंट को लेके नहीं है। अपनी हम्म। ज्वेलरी जो है उसके अंदर उनका ज्यादा डिमांड रहती है। तो हमारे यहाँ पे गोल्ड, शादी ब्याह होता है या फिर कोई किसी को गिफ्टिंग करनी होती है, तो गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जिसको हमेशा एक वैल्यूबल आइटम दिया गया है। तो अभी तक अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट केवल बड़े लोग करते हैं। जो मिडिल हम्म। क्लास है वो ज्वेलरी में ही ज्यादा इसके अंदर फेवरेबल रहता है। बहुत कम लोग हम्म। हमने देखे हैं जहाँ पे 1 ग्राम गोल्ड 2 ग्राम गोल्ड हर महीने खरीद रहे हैं, या फिर एवरेजिंग कर रहे हैं, या फिर एसआईपी के मोड में कर रहे हैं। अब इंटरेस्ट आया है। क्यों आया है? जस्ट बिकॉज, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमने देखा है $2,000 से गोल्ड, $2,000 से $4,000 हो गया है। M6 में अगर हम्म। देखा जाए तो 50,000 से आज 1,25,000 के आसपास चल रहा है। दैट इज द हम्म। ओनली रीजन
जहां पे हमने गोल्ड प्राइसेस को या फिर लोगों का इंटरेस्ट बनते हुए देखा है। हम्म 2008 में हमने इक्विटी मार्केट में लोगों का इंटरेस्ट बनते हुए देखा था। आर पावर आया हम्म था, स्टॉक आया था, उसके बाद पूरा मार्केट क्रैश हुआ, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो हम्म गया। कोरोना में वापस इंटरेस्ट डेवलप हुआ। अब वापस देखेंगे इक्विटी मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर लोगों का इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हुआ और गोल्ड सिल्वर की तरफ हम्म बढ़ा। तो हम्म न्यूज़ेस, ये सारा का सारा फोमो फैक्टर है। ये फोमो फैक्टर है, हम्म जहां पे लोगों को लग रहा है कि अब गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर पैसा बनेगा, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो कोई हम्म 10,000 रुपए का लेके इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है कि यहाँ से रेट डबल हो जाएंगे गोल्ड के। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हम्म 1,25,000 का गोल्ड 2.5 लाख आज के आज में नहीं हो जाएगा। वो सिनेरियो था जहां पे हम्म 50,000 में हमने 1,25,000 देखा। अब कुछ टाइम के लिए ये स्लगिशनेस आएगा, दोनों तरफ के मूवमेंट देखने को मिलेंगे। अब लोग अगर एक्सपेक्ट हम्म करें कि यहाँ से 2 लाख गोल्ड हो जाएगा, 2.5 लाख गोल्ड हो जाएगा, हम्म बट इट विल हम्म टेक टाइम। और जैसे ही इसके अंदर स्लगिशनेस आएगी, लोगों का रुझान वापस इक्विटी मार्केट या हम्म फिर दूसरे सेक्टर्स की तरफ जाएगा। तो जो इन्वेस्टमेंट लोग हम्म करते हैं, जो प्रॉपर्टीज में करते हैं, वो बेसिकली वहीं पे करेंगे। अगर मैं बात करूं, गोल्ड सिल्वर कुछ समय के लिए हवा बना हुआ है, इस हवा में चलेंगे। लोगों को करना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड सिल्वर रखना चाहिए, लेकिन पूरे हम्म इन्वेस्टमेंट, अगर आपके पास 100 रुपए है तो 20 रुपीज से ऊपर मत रखिए। 20 रुपए का इन्वेस्टमेंट आप उसमें करिए, मतलब 20% आप इन्वेस्टमेंट गोल्ड सिल्वर में करिए। और हम्म उसमें भी 40% जो है सिल्वर में और 60% गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड स्टेबल है। तो मतलब 12 रुपए आप गोल्ड में कर सकते हैं और 8 रुपए का इन्वेस्टमेंट आप सिल्वर में करिए। अपने हम्म पोर्टफोलियो का 12% आप गोल्ड में जा सकते हैं, 8% सिल्वर में जा सकते हैं। तो 20% से हम्म ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिए। और एसआईपी मोड में अगर करेंगे तो बेहतर रहेगा। लॉन्ग टर्म की हम्म अगर बात करें तो पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म हम्म की जो फ्लक्चुएशंस हैं, इसमें मुझे लगता है कि ट्रेडर्स को सावधान रहना चाहिए। जी। गोल्ड में आपको क्या लगता है कि व्हाट कुड ट्रिगर अ शार्प करेक्शन इन गोल्ड? अ, अभी बहुत सारे ट्रिगर्स हैं मार्केट के अंदर। अभी एज ऑफ नाउ मैं बोलूंगा कि हम्म करेक्शन बेसी है। कोई शार्प करेक्शन के लिए मुझे हम्म लगता है कि वेट एंड वॉच की स्थिति रहेगी। रीजन क्या है? सबसे पहला हम्म रीजन कि कोई भी सेंट्रल बैंक अभी गोल्ड को भी नहीं बेच रहा है। सेकंड, अभी जितना गोल्ड दिवाली के पहले तेज हुआ था, उसके बाद में हम देख रहे हैं कि एक रेंज में अभी फंस गया है। इसके कारण ये है हम्म कि सबसे पहले तो एआई का जो बूम आया था, वो कहीं ना कहीं अब लोगों को बहुत महंगा लग रहा है, कि बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गए। सेकंड चीज, अभी ग्लोबल मार्केट के अंदर डेटा आना बाकी है। अभी फेड की बैठक आनी होनी है। फेड की बैठक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है 16 तारीख, जब सितंबर अक्टूबर के डेटा रिलीज होंगे यूएस के अंदर। इकोनॉमी हम्म स्लो डाउन है। चाइना रिवाइव करेगा। चाइना डेफिनेटली रिवाइव करेगा तो बाकी बेस मेटल्स प्राइसेस, जो कमोडिटी मार्केट प्राइसेस हैं, उसको डेफिनेटली बूस्टअप मिलेगा। लेकिन अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच है। अगले कम से कम यहां से अगर मैं बात करूं तो 20 से 25 दिन, एक महीना, अगर दिसंबर दिसंबर का भी वेट अगर करेंगे तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो इस हम्म सिनेरियो में थोड़ा सा वेट करना ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको जो मार्केट क्लैरिटी है उसके हिसाब से देखने को हम्म मिलेगी। दिसंबर में बहुत सारी पोजीशंस अनवाइंडिंग होती है। ऑलरेडी इतना ज्यादा तेज हो चुका है। 2024 में हमने तेजी देखी, 2025 में हमने तेजी देखी, 2026 में हो सकता है स्लगिशनेस रहे। लेकिन अभी बेच के काम नहीं करना है, खरीद के ही काम करना है, कोई भी हम्म गिरावट आती है। लेकिन मैं हम्म सिनेरियो मान के चल रहा हूं कि अभी वेट एंड वॉच का ही मैटर है। बहुत बड़ा करेक्शन या बहुत बड़ी तेजी के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जी। और ईटीएफ्स की बात करें, ईटीएफ इनफ्लो आउटफ्लो, तो हाउ इज दैट शेपिंग द ग्लोबल गोल्ड मार्केट? ईटीएफ इंटरेस्ट बड़ा है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इंडिया हो, एशियन कंट्रीज में बड़ा है। हम्म बहुत सारा इंटरेस्ट अमेरिकन कंट्रीज में भी बड़ा है। यूरोपियन हम्म कंट्रीज में हमने थोड़ा सा आउटफ्लो देखा है, लेकिन बाकी अगर हम्म ओवरऑल सिचुएशन देखें तो इसके अंदर इनफ्लो बढ़ रहा है। अब लोगों जिस तरह से इक्विटी मार्केट में एसआईपी कर रहे थे, और हम्म बहुत स्पीड में मतलब एसआईपी हुई हैं, आने वाले टाइम में इसमें भी ग्रोथ आपको लगातार देखने को मिलेगी और एसआईपी होती रहेंगी। मैं थोड़ा सा आपको फंडामेंटली की तरफ लेके जाऊं, डिमांड एंड सप्लाई की तरफ, तो हम्म जो प्रोडक्शन है वो 3600 से 3900 टन का ही है, ईयरली हम्म प्रोडक्शन। अगर वही हम डिमांड की बात करें तो 4500 टन से लेके 4900 टन के आसपास है। तो करीब करीब 1000 टन का जो मिसमैच है, इसी के कारण हमको गोल्ड प्राइसेस ऊपर ऊपर दिख रहे हैं। जो ये 1000 टन का जो गैप फिल हो रहा है, ये हम रीयूजेबल प्रोडक्ट्स जो हैं, जो वापस से जो प्रोडक्ट सेलिंग के लिए आते हैं, उसके बाद रीयूज होता है, उससे कहीं ना कहीं हम इसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, इसको फिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, जिसकी वजह से हम लगातार गोल्ड के अंदर हम तेजी देख रहे हैं। सेम कंडीशन हम्म फॉर सिल्वर। सिल्वर में भी 25,000 के आसपास का टन का, 25,000 से 28,000 टन ऑन्स टन का मतलब जो है वो डिमांड, सॉरी प्रोडक्शन है, और जो डिमांड है वो 35,000 टन के आसपास की है। तो ये सारी चीजें निकल के आती है कि डिमांड बनी रहेगी। जैसे जैसे हम्म मार्केट सिनेरियो
इंक्रीज होगा वैसे वैसे डिमांड क्रिएट होती नजर आएगी। जी। तो सिल्वर जो है वो अभी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो क्या अभी भी हम इसे कह सकते हैं कि इट्स अ पुअर मैन्स गोल्ड, क्योंकि उससे यही कहा जाता था पहले, इट्स अ पुअर मैन्स गोल्ड। पुअर मैंस गोल्ड तो अब नहीं बचा आज भी अगर देखा जाए, लेकिन फिर भी हाँ सस्ता है। 1,50,000 के आसपास चांदी चल रही है तो सस्ती है। और 1,50,000 के हम्म। आसपास बहुत अच्छे से सस्टेन कर रही है। कभी कोई ऐसा मोमेंटम आएगा, कोई न्यूज आएगी तो हो सकता है कि 1,30,000 तक आ जाए, वो एक हो सकता वाली चीज है। लेकिन जिस हिसाब से सिनेरियो बना हुआ है $50 के ऊपर, बहुत $50 के आसपास सस्टेन कर रहा है। हमने ध्यान हो 1980 में $50 $49 का हाई लगाया था। उसके बाद 2011 हम्म। में $49 का हाई लगाया था। तो $50 का जो हम्म। रेजिस्टेंस को पार करने में इसको बहुत टाइम लग गया। तो करीब करीब हम देखे जाए तो हम्म। 45 ईयर्स लग गए। अब 45 साल के बाद इसके अंदर जो तेजी आई है, $50 का जो ब्रेक करा हम्म। है, रेजिस्टेंस जो ब्रेक करा हुआ है, तो मुझे लगता है काफी एक हेल्दी हम्म। साइन है जहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इंडियन मार्केट में लोगों को 1.5 लाख थोड़ा सा महंगा लग सकता है, लेकिन हम जब इसको कन्वर्ट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, $50 का, ₹50 की कोई चीज मिल रही है आज की तारीख में तो सस्ती है। आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन एडजस्टेड हम्म। कैलकुलेट करूंगा तो भी 1,25,000, सॉरी, $125 से लेके $145 के बीच में आती है। तो अभी भी बहुत हम्म। स्कोप है। लेकिन सिल्वर हाईली वॉलेटाइल कमोडिटी है, 20-20 हजार का मूवमेंट आपको एक एक महीने के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो मुझे लगता है अभी हम्म। खरीद स्टार्ट करना चाहिए। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अपना व्यू रखिए, 3 से 5 साल का। और अगर 8 साल का रखेंगे तो और अच्छी बात है। मुझे लगता है कि $145 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं हम्म। है। सिल्वर क्रूड ऑयल एक कोरोना हम्म। की काल छोड़ दिया जाए जहां पे क्रूड ऑयल माइनस में हो गया था, तो लेकिन वो कहानी हम्म। छोड़ दी जाए तो फिर आज हम यही बोलते हैं कि कोई भी चीज जीरो नहीं हो जाएगी। लेकिन हाँ, अपसाइड मोमेंटम आसमान खुला हम्म। हुआ है, तो स्काई इज ब्लू। जी। सोलार इंडस्ट्री कैसे शेप कर रही है ड्यू टू सिल्वर डिमांड? हाउ इज इट रीशेपिंग सिल्वर डिमांड? सोलर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस हम्म। उसके अंदर बहुत हैं। सिल्वर महंगी हुई है तो कहीं ना हम्म। कहीं वापस से जो प्राइजेस हैं, जो सोलर कॉस्ट की, उसकी प्राइजेस बढ़ती हुई नजर आ रही, तो उसका अल्टरनेटिव भी देखा जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं जिंक को यूज करके इसको सोलर इंडस्ट्रीज के अंदर यूज करा जा सके। लेकिन बहुत ज्यादा महंगी चांदी हो जाएगी तो ये देखिए इंडस्ट्रियल यूज है। इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा अगर कोई चीज महंगी हो जाएगी तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। इसलिए सिल्वर प्राइसेस धीरे धीरे हम्म। इन्फ्लेशन के साथ में एडजस्ट होगा। बहुत स्पीड में अगर कोई चीज चली गई तो उसको एडजस्ट करना बहुत महंगा हो जाता है। तो हम्म। कमोडिटीज है, स्टॉक्स हम्म। नहीं है कि चल रहे हैं तो कंपनी ग्रो कर रही है तो वो ₹1 की चीज 1,000 हो जाए। तो कमोडिटी मार्केट में ये चीज होना मुश्किल होती है। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा टाइम रुकेगा, जहां पे गोल्ड भी रुकेगा, सिल्वर भी रुकेगा। इस प्राइस पे लोग हैबिचुअल हो जाएंगे कि हाँ अब चांदी ₹1.5 लाख, चांदी $50 की हो गई है। इस डॉलर में, इस रेट पे जब वो कंफर्टेबल हो जाएंगे उसके बाद फिर हम नेक्स्ट प्राइस की बात करेंगे। तो अभी इस रेट पे लोग हम्म। कंफर्टेबल नहीं है, क्यों? डिमांड थोड़ी सी स्लगिश हो रही हम्म। है। बाकी चाइनीज मार्केट में देखें, थोड़ी सी जब तक वो रिवाइवल करेगा, आने वाले टाइम में डिमांड्स क्रिएट होंगी, वो एक अलग चीज है। हम्म। इंडस्ट्रियल यूज है, हम्म। अभी 58% है। लेकिन अब अगर इसके प्राइसेस और एक्सट्रीमली लेवल पे बढ़ते हैं, अचानक अगर बढ़ हम्म। जाते हैं, और यहां से हम डबल की अगर बात करते हैं, तो डबल होने में टाइम लगेगा। इतना आसान नहीं है कि यहां से प्राइसेस डबल हो जाएं। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर व्यू रखेंगे, मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 8 साल अगर रखते हैं, तो मुझे लगता है $145 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। जी। अ, क्या आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बूम जो है इसके कारण सिल्वर प्राइसेस और भी ज्यादा ऊपर जा सकते हैं? यस डेफिनेटली, अगर हम सोलर प्राइसेस की बात करें, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, तो सब जगह सिल्वर का यूज हो रहा है। और सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 58% इंडस्ट्रियल यूज है। अगर प्राइजेस यहीं पे रहते हम्म। हैं, सस्टेन करते हैं, तो डेफिनेटली इंडस्ट्रियल यूज बढ़ेगा। और फिर $60, 60%, 62% तक भी इंडस्ट्रियल यूज बढ़ सकता है। लेकिन अगर प्राइजेस अनएक्सपेक्टेड यहाँ से बढ़ना चालू हुए तो डिमांड में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। सोलर अगर महंगे हुए तो आम आदमी के लिए प्रॉब्लम है, वो इतनी जल्दी इंस्टॉल नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं तो अभी तो हम्म। बहुत छोटी ग्रोथ है। हार्डली, अगर वर्ल्ड मार्केट में देखा जाए तो सोलर का जो रेट है वो 2 से 3% से ज्यादा अभी ग्रोथ रेट नहीं है। ये आने वाले टाइम में ये 10% तक भी हम्म। ग्रोथ रेट हमको दिखाई देगा। और जैसे जैसे ग्रोथ रेट होगा, हम्म। वैसे वैसे हमको इंडस्ट्रियल डिमांड के अंदर में बेनिफिट मिलता नजर आएगा। सिल्वर बाय प्रोडक्ट है गोल्ड हम्म। का। गोल्ड से निकलता है, जिंक से निकलता है, हम्म। लेड से निकलता है, बहुत सारी बाय प्रोडक्ट्स हैं। तो मुझे लगता है कि डिमांड बनी रहेगी। जो डिमांड है वो एज इट इज रहेगी लगातार। जो 4 साल से हम डेफिसिट देख रहे थे वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन हाँ, अभी कुछ कंसोलिडेशन है, कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेशन है, तेजी अभी होगी।
अपसाइड डाउनसाइड मार्केट का पार्ट एंड पार्सल है। $75 तक भी जा सकता है, $75 हम्म से $30 तक भी आ सकता है। तो ये पार्ट एंड पार्सल है। लेकिन मैं लॉन्ग हम्म टर्म अगर सिनेरियो रखूंगा तो इन्वेस्टमेंट के लिए सिल्वर एक अच्छी कमोडिटी है। जी। ऑयल पे आते हैं, ऑयल की बात करते हैं कि क्रूड ऑयल रेट्स जो है उसके बारे में बताइए कि ओपेक जो है ये हमेशा क्यों इतना रूल करता है ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को। ओपेक कंट्रीज जो हैं वो सबसे ज्यादा क्रूड, अगर देखा जाए तो उनका प्रोडक्शन ही वहीं से है, हम्म उनका सबसे ज्यादा कंट्रोल वहीं पे है। तो उन्होंने अपनी एक संस्था हम्म बना रखी है जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन को, सारी कंट्रीज को, वो ओपेक मेंबर्स होते हैं, प्लस ओपेक नॉन मेंबर्स भी हैं जो उनके साथ में डील करते हैं। ओपेक के अंदर अभी जो है प्रोडक्शन, देखिए क्रूड ऑयल के अंदर थोड़ी सी दिक्कतें चल रही हैं। दिक्कत क्या है, फर्स्ट दिक्कत क्या है हम्म कि प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है। प्रोडक्शन को उनको हम्म बढ़ाना भी जरूरी है, उनकी मजबूरी है। प्रोडक्शन तो बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक प्रॉब्लम और आ रही है कि प्राइसेस भी लो पे हैं। अगर प्राइसेस हाई पे होते तो हम्म प्रोडक्शन को उनको बढ़ाने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन प्राइसेस भी लो हैं और प्रोडक्शन भी हाई है। और ग्लोबल डिमांड की अगर बात करें तो 4 मिलियन पर डे बैरल से जो डिमांड है वो कम है। तो सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, उसकी वजह से यहाँ पे क्रूडल प्राइसेस इस लेवल पे टिके हुए हैं और काफी कंसोलिडेशन, काफी जिगजैग मूव में है। कोई क्लैरिटी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप की इच्छा है कि ये $43 तक आ जाना चाहिए। वहीं अगर इंटरनेशनल मार्केट की हम्म बात करें तो जो ओपेक कंट्रीज हैं वो फंस गई हैं। क्यों फंस गई हैं? सबसे पहला हम्म रीजन, अगर क्रूडल प्राइसेस को वो ऊपर ले कट करते हैं प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन कट करते हैं लेकिन क्रूडल की प्राइसेस अप नहीं होती हैं तो उनको नुकसान होना चालू हो जाएगा। वो क्रूड ऑयल जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाते हैं, अगर उन्होंने बढ़ाया तो प्राइसेस और नीचे चली जाएंगी, तब भी उनको नुकसान होगा। तो ये एक ऐसी सिचुएशन बन गई हम्म है जहां पे ओपेक कंट्रीज बहुत बुरी तरह से फंस चुकी हैं। अब उनको प्रोडक्शन बढ़ाना हम्म और कट करना, दोनों की दोनों चीजों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दिख रही है। कोई वॉर वाली हम्म कंडीशन, कोई रशिया के ऊपर सैंक्शन, अब ये कोई भी चीजें काम नहीं कर रही हैं क्योंकि डिमांड हम्म लगातार स्लगिश हो रही है। और लोग बोल रहे हैं डिमांड स्लगिश क्यों हो रही है क्रूड ऑयल की? हम्म चाइना इज द ओनली कंट्री जहां से क्रूड ऑयल की हम्म डिमांड निकल के आएगी। लेकिन जी। चाइना खुद स्लगिश है। और स्लगिश होने के साथ हम्म साथ अब अगर आप चाइना की कंट्री देखेंगे, वो पूरी इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट हो चुकी है। अगर मैं स्पेशली बात करूं तो व्हीकल्स पे, तो मैक्सिमम वहां पे जो है इलेक्ट्रिक का व्हीकल्स का यूज हो रहा है। इंडिया में भी इलेक्ट्रिक हम्म व्हीकल्स कहीं ना कहीं स्टार्ट हो रही हैं। गडकरी हम्म जी का एक सपना था कि बाय द एंड ऑफ 2030 90% हम्म व्हीकल्स हमारे यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो जाएं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले हम्म बोला क्रूड ऑयल इंपोर्ट और गोल्ड इंपोर्ट, जिसकी वजह से हमारी करेंसी काफी वीक हो रही है। तो गवर्नमेंट्स अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, हम्म जिसकी वजह से क्रूड ऑयल अभी स्लगिश है। नेक्स्ट रैली क्या होने वाली है, किस तरह से रहेगा, उसके लिए मुझे लगता है कि अभी और इंतजार करना चाहिए। जी। क्या आपको लगता है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है इट इज ऑन द राइज, तो इसके कारण ऑयल पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी? आपको लगता है दिस विल हैपन एनी टाइम सून? देखिए, फॉसिल फ्यूल का कहीं ना कहीं अल्टरनेट तो ढूंढ ही रहे हैं। चाहे वो हाइड्रोजन की हम्म तरफ से ढूंढें, चाहे वो ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ से ढूंढें, चाहे वो क्लाइमेट चेंज को लेके बोले, कोई भी चीज हो, अल्टरनेट इसलिए ढूंढा जा रहा है क्योंकि डिपेंडेंसी इस धरती पे अब कोई नहीं चाहता है। अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी रख के दुनिया ने देख लिया, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, फंस गए। ओपेक के ऊपर इन्होंने हम्म डिपेंडेंसी करके देख लिया, फंस गए। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए हम्म पूरी दुनिया जा रही है, जहां पे हम बात कर रहे हैं गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, सारी की सारी हम्म चीजें देखा जाए तो एक दूसरे पे इकोनॉमिक डिपेंडेंट है। हम ब्रेटन वुड के सिस्टम की बात कर रहे थे, करते हैं कि ब्रेटन वुड सिस्टम जब था तब तक तो सारी चीजें सही चल रही थी। फेड करेंसी में बदला, अमेरिका ने इसको फेड करेंसी में कन्वर्ट कर दिया। फेड करेंसी में हम्म कन्वर्ट करने के बाद आज जिसकी जब इच्छा होगी उतना वो डॉलर मतलब प्रिंट कर सकता है, उतना वो आईएनआर प्रिंट कर सकता है। तो ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। लगातार हम्म प्रिंटिंग से आज की तारीख में डेट जो है वर्ल्ड का, जो डेट है टोटल जीडीपी का, मोर देन 378% हो चुका है, जो हम्म बहुत ज्यादा है। जो हम 1919 में देखते थे, जहां पे डीप डिप्रेशन आया था। डीप डिप्रेशन आया था 1990 से लेके 1930 के जब बीच में आया था, तो ये डीप हम्म डिप्रेशन आया था। वो सिचुएशन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में 100 साल होने वाले हैं उस बात को, तो 2030 तक हमको देखने को मिलेगी। डेट लगातार बढ़ रहा है, कर्जा, हम्म किसी घर में अगर कर्जा होता है तो आदमी टेंशन में रहता है। ये तो ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। और ये कर्जा केवल ऐसा नहीं है कि नोशनल है, इसमें बहुत ज्यादा हाइपोथेटिकल फिगर भी है, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगे जा रहा है। अगर इंटरेस्ट पे हम्म इंटरेस्ट लग रहा है तो बहुत सारा सिर्फ एक हाइपोथेटिकल फिगर हो गया है कि हाँ इतना कर्ज हो गया है, लेकिन बहुत सारा जो डेट है वो सिर्फ नोशनल फॉर्म में है। तो मुझे लगता है कि किस तरह से ये बाहर निकलेंगे उसको देखना बहुत जरूरी होगा, लेकिन इतना आसान नहीं है। जो अमेरिकन में है, जो नॉर्थर्न कंट्री, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो बिटकॉइन को फेवर करते हुए नजर आएंगी, और जो एशियन कंट्रीज हैं वो गोल्ड को फेवर करते हुए नजर आएंगी।
जी बिल्कुल सही। क्या आपको लगता है कि बिटकॉइन के कारण गोल्ड पे कोई असर हो सकता है? सम हाउ, लेकिन अभी बिटकॉइन पे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है जितना गोल्ड पे अभी हम्म। ट्रस्ट है। तो गोल्ड पे ही ट्रस्ट हम्म। अभी ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू बिटकॉइन। बिटकॉइन पे मुझे हम्म। लगता है जिस तरह से वॉलेटिलिटी है, जिस तरह से रिस्क है, 1,25,000 जाके 1,13,000 14,000 जाके अब 84,000 85,000 के आसपास आ गया डॉलर में। तो इतने अगर फ्लक्चुएशंस हैं तो मुझे लगता है कि अभी उसके ऊपर कोई भी इकोसिस्टम तैयार नहीं हुआ है। लेकिन अब मार्केट में अगर इकोसिस्टम तैयार होता है, उसको अगर भरोसा दिया जाता है, तो डेफिनेटली उस चीज पे हम्म। असर पड़ेगा। लेकिन हम्म। लोग इन्वेस्टमेंट के लिए रास्ते ढूंढ रहे हैं। कोई गोल्ड में करेगा, कोई सिल्वर में करेगा, कोई इक्विटी मार्केट में हम्म। करेगा, कोई बॉन्ड्स में करेगा, और कोई बिटकॉइन में करेगा। अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके रखिए, रिस्क सब हम्म। जगह। जी। सेठी सर, यू हैव एनी क्वेश्चंस? हाँ, मैंने ये तो पूछना है, ये पहले तो वार की वजह से गोल्ड का भाव बढ़ रहा था। अब समझो कोई वार नहीं चल रही है तो फिर लोग उसी लॉजिक को उल्टा करके लगाएंगे। या वो युद्ध नहीं हो रहा है कहीं पे, युद्ध होने के अनुमान नहीं लग रहे हैं, तो सोने का भाव गिरना चाहिए। इस तर्क के बारे में आप क्या कहेंगे, ये सही है गलत है? देखिए, गोल्ड का रेट तो कभी गिरा नहीं है, और लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं वो गिरने देंगे नहीं जब तक उनके ऊपर फेवर में कोई चीज या फिर उनके अगेंस्ट में कोई चीज नहीं जा रही है। वॉर की वजह से गोल्ड बढ़ा था ये कहना एक हद तक सही है। लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम है गोल्ड के अंदर बढ़ने की, वो है ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी, अमेरिका के ऊपर भरोसा कम होना, डॉलर के ऊपर भरोसा कम होना, और सबसे बड़ी चीज अमेरिका का डेट और वहां की यूएस इकोनॉमी, वो लगातार डिटोरेट हो रही है, जिसकी वजह से हम ग्लोबल मार्केट में। और 2026 में मेरी मनोज सर से बात हो रही थी, मनोज जैन सर जो इंदौर में है, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो एक डिस्कशन पे वहीं पे आए थे हम लोग कि मार्केट में ऐसा नहीं हो कि 2026 में डॉलर भी बढ़े और गोल्ड भी बढ़े। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि डॉलर तो वीक हो, मतलब जो बाकी डॉलर तो वीक है, अमेरिकन इकोनॉमी तो वीक है, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो बाकी करेंसीज हैं, चाहे यूरोप हो गया, चाहे इंडिया हो गया, चाहे चाइना हो गया, वो इतना परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से हम डॉलर इंडेक्स के अंदर स्ट्रेंथ देख रहे हैं, और आज वो जो 100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वो काफ़ी टाइम से 100 के आसपास ही चल रहा है, तो जी ऐसा बिल्कुल। लगा फ्रीज हो गया। अच्छा, अ, दूसरा हमें बताइए सर, हम्म। ये जो गोल्ड इंपोर्ट हो रहा है, अभी 2-3 महीने पहले इंपोर्ट हुआ, गोल्ड इतना इंपोर्ट हुआ इंडिया में कि टोटल एक्सपोर्ट का 50% से ज़्यादा गोल्ड आया था। तो वो हम्म। गोल्ड सरकार खरीद रही है, लोग खरीद रहे हैं, कौन खरीद रहा है? और उसका ट्रेंड क्या है अभी? वो कम हुआ, ज़्यादा हुआ? गवर्नमेंट ने तो केवल 4 टन खरीदा था गोल्ड, लेकिन बाकी जितना गोल्ड खरीदा गया है सारा का सारा पब्लिक ने खरीदा है। लोगों ने ज्वेलरी कम और इन्वेस्टमेंट पर्पज से ज्यादा कर दिया है, जहां पे गोल्ड बार्स गोल्ड कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया है, ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट चालू करा है। लोगों को लग रहा है कि ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो गोल्ड बाइंग नहीं होगा। ईटीएफ में अब जितना बाइंग करेंगे उतना गोल्ड उनको भी परचेज करके रखना होता है। तो वो वही चीज कर रहे हैं कि वो आप ईटीएफ में बाय कर रहे हैं तो वो गोल्ड को बाय कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें वहीं से निकल के आ रही हैं। तो बाइंग अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट ने तो केवल 4 टन की करी है। बाकी की जितनी बाइंग हुई है सारी की सारी रिटेल ट्रेडर्स और कॉमन मैन ने करी है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अंकित जी, पिछले 6 महीने में चाइना काफ़ी एक्टिव हुआ है गोल्ड खरीदने में, पहले वो हम्म। शांत बैठा था। सर, चाइना हमेशा से एक्टिव रहा है। अगर हम बात करें तो न्यूज अब निकल के आ रही है, चाइना हमेशा से एक्टिव रहा है। अगर इंडिया की बात करें तो मुझे लगता है कि इंडिया में जो हम नॉन ऑफिशियल अनऑफिशियल की बात कर रहे हैं, अनऑफिशियल की अगर बात करें तो समवेयर अराउंड 28,000 से 30,000 टन होना चाहिए, जो एक्सपेक्टेड जो मार्केट रिपोर्ट्स बोलती हैं। वहीं अगर चाइना की बात करें तो चाइना का जो फिगर निकल के आता है वो 32,000 टन से 35,000 टन के आसपास है। तो चाइना कभी भी पीछे नहीं रहा गोल्ड खरीदने में। और जो फिगर है चाइना का, हमसे आज भी कम से कम अगर बात करें तो 3 गुना है। उसकी जो होल्डिंग्स हैं, गवर्नमेंट होल्डिंग्स हैं, जो ऑफिशियल फिगर है, तो हमारे यहाँ पे 800-900 टन के आसपास है, वहां पे 2,300-2,400 टन के आसपास है। तो ऑलमोस्ट 300-250% के आसपास वहां पे गोल्ड का रिजर्व हमसे ज्यादा है। चाइना के अंदर लगातार खरीदी हो रही है, और एक दिन ऐसा निकल के आएगा कि शायद गोल्ड, अगर वो रिजर्व अपना बोलते हैं हमारे पास 5 या 6 टन है, तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि एशियन कंट्रीज में, चाहे जापान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, हम लोग गोल्ड को लेके बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं। वहीं अगर मैं बात करूं यूएस मार्केट में, तो अब गोल्ड के अंदर थोड़ा सा निवेश उन्होंने चालू करा है। लेकिन हार्डली अगर वहां पे 1,000 टन भी गोल्ड मिल जाए तो पूरी यूएस इकोनॉमी में, रिटेलर्स के पास में, तो बहुत बड़ी चीज होगी। अब उन्होंने ईटीएफ की तरह जाना चालू करा है। लेकिन अभी फोर्ट नॉक्स की तरफ से एक बिल पास होना है, कि बिल रखा गया है
कि जो फोर्ट नॉक्स में गोल्ड रखा हुआ है, जो बाकी अदर वॉल्ट सिस्टम में गोल्ड रखा हुआ है, उसका एक बार इंस्पेक्शन कराया जाए। क्योंकि अगर इंस्पेक्शन उसका कराया जाता है तो समझ में आएगा एक्चुअल उसके अंदर गोल्ड कितना है, कितना नहीं है। 8,100 टन गोल्ड है कि भी नहीं है। अगर है तो ऐसा तो नहीं वो गिरवी रखा हुआ है। अगर वो गिरवी रखा हुआ नहीं है तो उसकी आज की तारीख में एक्चुअल वैल्यू कितनी है, कितना वो कम हुआ है, कितना ज्यादा हुआ है, तो उसकी एक्चुअल इंस्पेक्शन अब होने वाली है। अंकित जी, हम्म। ये जो सोना है, जितना सोने में भारतीयों को बहुत विश्वास है, क्योंकि उनका भारतीय रुपए में विश्वास नहीं है। और रुपया पिछले 50 60 सालों में जब से रुपया जारी किया गया है, उसके बाद वो गिरा ही गिरा है, काफ़ी हद तक गिरा है। तो जो लोग समझते थे कि रुपया गिरेगा, उन्होंने पहले ही डॉलर में इन्वेस्ट किया या गोल्ड में इन्वेस्ट किया, तो उनको वो अप्रिसिएशन भी मिला जो डॉलर का मिलता है, और ऊपर गोल्ड का अप्रिसिएशन अलग मिला। जैसे कि इस बार सॉवरेन बॉन्ड्स में हुआ, डबल कमाई हुई। तो बहुत से लोगों को डबल कमाई हुई है। आपको क्या लगता है कि ये ट्रेंड बना रहेगा या चेंज होगा? सर बहुत से लोगों को हुई है, जो बहुत समझदार निकले कि बस उन्हीं की हुई है। बाकी अगर मार्केट में देखें तो आज भी लोग इसी चक्कर में हैं कि गोल्ड थोड़ा सस्ता हो जाए तो हम खरीद लें। और ये ट्रेंड देखिए अभी कंटिन्यू रहेगा। रुपया, आप एकदम से गोल्ड का इंपोर्ट बंद नहीं कर पाओगे, आप एकदम से क्रूड ऑयल का इंपोर्ट नहीं बंद कर पाओगे, तो रुपया कमजोर लगातार होता जाएगा। ये रुपया लगातार कमजोर होता जाएगा तो गोल्ड की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में भले गिर जाए, लेकिन इंडियन मार्केट में गिरने नहीं वाली है। हमने देखा है 2011 में $1,900 से गोल्ड $1,100 $1,200 तक आ गया था। एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला, लेकिन इंडियन मार्केट में वो करेक्शन कभी देखने को नहीं मिला, जस्ट बिकॉज ऑफ वीकनेस ऑफ आईएनआर। हम उस समय 47 48 रुपीज चलता था, याद है मुझे 2011 में, और आज हम 90 रुपए के आसपास आ गए, तो ऑलमोस्ट वो भी डबल हो गया है। उसके बाद में गोल्ड कॉमेक्स डिवीजन में $2,000, जो 2011 में था $1,900, नीचे जाने के बाद आज वो डबल हो गया है। तो डबल, डेफिनेटली डबल इंपैक्ट यहाँ पे देखने को मिला है। तो डबल तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट भी बनाए हैं। अगर किसी ने डॉलर खरीदा हो तो उसमें भी बेनिफिट मिला है, अगर किसी ने रुपया खरीद रखा है, मतलब रुपया बेच रखा है, तो डेफिनेटली उसमें भी बेनिफिट मिला है। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो मिला है, जो सबसे बड़ा बेनिफिट आज की तारीख में मिला है, वो ये है कि गोल्ड आईएनआर के अंदर 3 गुना होता गया नजर आया है। और अगर मैं 2011 से बात करूं तो 5 टाइम्स का रिटर्न दिया है। अब देखिए, जिसके पास गोल्ड नहीं है, गोल्ड का कोई रिकॉर्ड नहीं है पूरा ऑथेंटिक, वो डॉलर पूरी दुनिया को एक करेंसी दी हुई है उसने। तो अभी दूसरे देशों ने सोचा था कि हमारे लिए खतरा हो सकती है ये कभी भी, अगर अमेरिका वीक होता है और प्रॉब्लम्स आती हैं इसकी। तो किसी बोला करेंसी चालू करेगा। तो उसमें क्या, अभी आप कोई डेवलपमेंट हुए हैं कि तब सब टैरिफ के चक्कर में सब सब डर के बैठ गए हैं? अभी टैरिफ के चक्कर में, टैरिफ देखिए, टैरिफ है एक हुआ था जो खत्म हो गया। अब टैरिफ से किसी को लेना देना नहीं है, अब वो बढ़ाते भी हैं कम भी करते हैं, तो मार्केट में एज इट इज वो चीजें चलती रहेंगी। फाइट कितनी और आगे जाती है उसके ऊपर डिपेंड देखना जरूरी हो गया है। चाइना थोड़ा सा लिबरल हुआ है, यूएस थोड़ा सा लिबरल हुआ है। अगर हम बात करें इंडिया की तरफ से तो अभी तक कोई पहल नहीं हुई है, अभी इसको लेट ही चल रहा है। फंक्शनिंग डेफिनेटली रहेगी। अभी पूरी कंट्री, अभी तक तो जो हो गया था हो गया था, अब यहाँ से वेट एंड वॉच की स्थिति रहेगी। चाइना भी काफ़ी टाइम से चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन भारत के साथ जो संबंध है वो सुधारने की कोशिश कर रहा है। हम्म। ठीक है जी। जी। अंकित जी, एनी क्लोजिंग कमेंट्स ऑन द सब्जेक्ट? बस मेरा डिस्क्लेमर रहेगा कि मेरी कोई भी पोजीशन नहीं है मार्केट में, जो भी मैंने बात करी सारी से जी। अनबायस्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट हम्म, में कभी ट्रेड मत करिए, और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। जी श्योर। अंकित जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, थैंक यू वेरी मच। फिर थैंक यू आपसे सो मच। जल्दी मिलेंगे। जी नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार जी अंकित जी। नमस्कार सर।